हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 26 नवंबर 2025 के एपिसोड में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, जो है हम लोगों का डेली करंट अफेयर्स एक्सप्लेन पार्ट। तो पहला टॉपिक जो आज हम लोग कवर करेंगे दैट इज़ अबाउट इंडिया की न्यूमरेसी गैप के बारे में बात करेंगे, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो होता है इंडिया में, और एक रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एसर जिसको हम लोग बोलते हैं, 2024 की रिपोर्ट के बारे में। तो पहले ये समझते हैं कि 2024 एसर रिपोर्ट का अकॉर्डिंग एक शॉकिंग फैक्ट हम लोगों को सामने आया कि ओनली 30% क्लास 5 के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बेसिक डिवीजन प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है। अब 5वीं क्लास के बच्चे अगर डिवाइड भी ना कर पाए तो हायर क्लासेस में जाके वो क्या करेंगे, सोचिए। वही अगर रीडिंग की बात करें तो लगभग आधे बच्चे फ्लुएंटली पढ़ लेते हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि रीडिंग और बेसिक मैथ्स के बीच एक बड़ी गैप है। अब बात करते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के बारे में। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का मतलब है एक बच्चा बेसिक लेवल पर मीनिंग के साथ पढ़ सकता है और सिंपल अरिथमेटिक जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, ये सब कर सकता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को फाउंडेशन ऑफ ऑल लर्निंग बोला है। अगर ये बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हायर ग्रेड्स में बच्चों का पढ़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है? सबसे पहला चैलेंज है मैथमेटिक्स एक क्यूमुलेटिव सब्जेक्ट है। अगर आपको किसी बच्चे को प्लेस वैल्यू या नंबर सेंस में गड़बड़ है तो आगे जाके फ्रैक्शंस, डेसिबल्स, रेशियोज सब कुछ डिफ़िकल्ट लगता है। फिर दूसरा आपका सिलेबस ड्रिवन टीचिंग होता है। इसमें टीचर्स टेक्स्ट बुक के पेज पे क्लास चलाते हैं स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को इग्नोर करके। इस वजह से बच्चों का जो हिडन एक एक्सक्लूशन होता है बेसिकली, स्पेशली हायर ग्रेड्स में। और तीसरा प्रॉब्लम है रियल लाइफ एप्लीकेशन की कमी। मैथमेटिक्स सिर्फ बुक तक ही लिमिटेड है। बच्चे इसे शॉपिंग, बजटिंग या रेशन कार्ड जैसी सिचुएशंस में अप्लाई नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात, मैथमेटिक्स फेलियर की वजह से एंजाइटी बढ़ती है और क्लास 10 तक आते आते ड्रॉप आउट रेट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। एक और बड़ी दिक्कत यह है कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए जो एफर्ट्स है वो सिर्फ क्लास 3 तक सीमित है, जबकि एसर 2024 दिखाता है कि असली लर्निंग गैप्स तो क्लास 4 से क्लास 8 में और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन उनके लिए कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम नहीं है। एसर 2024 क्लियरली दिखा रहा है कि लर्निंग डेफिसिट क्लास 4 से 8 में और भी ज़्यादा है। अब बात करते हैं अब तक क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को कोर एजुकेशन का पार्ट बनाया। 2021 में निपुण भारत मिशन लॉन्च हुआ, फाउंडेशनल स्किल्स जो क्लास 3 तक इम्प्रूव करने के लिए लाया गया था बेसिकली। तो टीचिंग एट द राइट लेवल ये भी बोला गया था कि यानी बच्चे के लेवल के हिसाब से पढ़ाना। कुछ स्टेट्स में अडॉप्ट किया गया है ये, और जिसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। और एसर सर्वेस कॉन्टीन्यूसली ग्राउंड रियलिटी हाईलाइट आ रहा है। लेकिन दिक्कत वही है, ज़्यादातर एफर्ट्स सिर्फ लोअर प्राइमरी तक सीमित है। अपर प्राइमरी यानी क्लास 4 से 8 लगभग नेग्लेक्ट हो गया है। तो अब क्या किया जा सकता है ये भी सोचना है हमने। तो सबसे पहले फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को क्लास 3 से आगे भी एक्सटेंड करना होगा। कोठारी कमीशन भी कहता है कि रेमेडियल सपोर्ट कंटिन्यूअस होनी चाहिए। अगला स्टेप इसलिए हो सकता है कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी से आगे बढ़कर उसको और एडवांस करना होगा। इसका मतलब फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, परसेंटेजेस, रेशियोज, इंटीजर्स, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये भी इंक्लूड करना होगा। ये ड्राफ्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 के कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग से अलाइंड होगा। फिर पेडागोजी भी स्ट्रॉन्ग करनी होगी, जो टीचिंग स्टाइल होता है। ये टीचिंग एट द राइट लेवल जो था अप्रोच, इसको यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। यानी टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं बल्कि बच्चे के लेवल के हिसाब से पढ़ाना है। और रियल लाइफ मैथ्स को क्लासरूम में लाना होगा। शॉप्स, बजट्स, रेशन कार्ड जैसे एग्जाम्पल्स से बच्चों को मैथमेटिक्स मीनिंगफुल लगे, ये करना होगा। सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट बात, न्यूमरेसी को सिर्फ एकेडमिक इशू नहीं, इकोनॉमिक इशू के रूप में भी देखना होगा। अगर हम फाउंडेशनल स्किल्स को इग्नोर करते हैं तो आने वाले कल में हमारी वर्कफोर्स वीक हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ दोनों इम्पैक्ट होगी इससे। इसलिए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एक ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ स्कूल रिफॉर्म नहीं। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग नेचुरल इवेंट पर बात करेंगे अभी, इथियोपिया के हाईली गुबी वोल्केनो के इरप्शन। अब ये जो हाईली गुबी इरप्शन हुआ, इसे जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ एग्जैक्टली।
23 नवंबर 2025 को इथियोपिया की नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एक वोल्केनो इरप्ट हुआ है जिसका नाम है हाइली गोबी। अब खास बात यह है कि इस वोल्केनो के इरप्ट होने का कोई भी रिकॉर्ड्स होलोसीन पीरियड में तो नहीं मिलता है, यानी पिछले 12,000 साल से ये वोल्केनो एकदम शांत बैठा हुआ था। अब जब इतना पुराना डोरमेंट वोल्केनो इरप्ट होता है तो ऑब्वियसली दुनिया भर के साइंटिस्ट इस पर क्लोजली नज़र रखे हुए, और इसलिए इसके ऊपर बात भी हो रहा है। तो इसका क्वेश्चन आ जाना, इसका लोकेशन के क्वेश्चन आ जाना थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है हम लोग के लिए, इसलिए हम लोग ये टॉपिक कवर कर रहे हैं। फोरकास्ट मॉडल्स कहता है कि वोल्केनिक ऐश जो है, यानी जो धुएं और जो रख निकलता है वहाँ से, वो अपर एटमॉस्फेरिक विंड्स के थ्रू इंडिया की तरफ ड्रिफ्ट कर सकती है। अगर ये ऐश इंडिया एयर स्पेस तक पहुँचती है तो एयर ट्रेवल काफ़ी इफेक्ट हो सकता है, फ्लाइट्स डिले हो सकती है या डाइवर्ट भी हो सकती है, स्पेशली इंटरनेशनल रूट्स पर। ऊपर से ये जो ऐश है ये अगर इंजन्स में एंटर कर जाए वो भी एक प्रॉब्लम है, फिर विजिबिलिटी भी रिड्यूस करेगा और इंस्ट्रूमेंट्स भी डैमेज कर सकता है। अब बात करते हैं इसके पीछे की जियोलॉजिकल रीजन्स की। हाइली गोबी वोल्केनो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में आता है। ये एक ऐसा रीजन है जहां टेक्टोनिक प्लेट्स यानी ज़मीन के नीचे के मैसिव ब्लॉक्स आपस में दूर हो रहे हैं। यहाँ 3 छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती है, नूबियन अफ्रीकन प्लेट, सोमालियन अफ्रीकन प्लेट और अरेबियन प्लेट। ये 3 प्लेट्स आफर ट्रिपल जंक्शन नाम के रीजन में कन्वर्ज करती है जो इथियोपिया में है, और इसी आफर डिप्रेशन में हाइली गोबी वोल्केनो सिचुएटेड है। ये इरप्शन दिखाता है कि अर्थ की सरफेस कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। ये एविडेंस देता है कि ईस्ट अफ्रीका ग्रेजुअली स्प्लिट हो रहा है, अलग अलग हो रहा है बेसिकली अफ्रीका से। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहे तो अगले 5 to 10 मिलियन ईयर्स में एक नया ओशन फॉर्म हो सकता है, और ईस्ट अफ्रीका का कुछ हिस्सा जैसे कि प्रेजेंट डे सोमालिया, इथियोपिया के कुछ पार्ट्स, केनिया और टंजानिया के कुछ एरियाज, ये सब मिलके एक अलग कॉन्टिनेंट भी बना सकते हैं। जैसे इमेजिन ए न्यू कॉन्टिनेंट। ये मॉडर्न जियोलॉजिकल हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। एक ज़बरदस्त साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे अभी। एक छोटी सी हरी पौधी जो अपने कभी ज़मीन पर, पत्थरों के कोने में या गीली दीवार पे उगती हुई देखी होगी, जिसे हम मॉस कहते हैं, उसके छोटे छोटे स्पोर्स ने आउटर स्पेस के एक्सट्रीम कंडीशंस को सर्वाइव कर लिया। ना हवा, ना ऑक्सीजन, ना कोई प्रोटेक्शन, फिर भी ये जिंदा रहे। ये डिस्कवरी फ्यूचर स्पेस मिशंस और लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। तो देखते हैं इसको कि कैसे ये हुआ, क्या हुआ। तो 20 नवंबर को एक स्टडी पब्लिश हुई आई साइंस जर्नल में, जिसमें बताया गया कि मॉस का जो सीड्स है यानी स्पोर्स है, यानी कई के जो बीज है, सक्सेसफुली ये सर्वाइव कर गया आउटर स्पेस के कंडीशंस में। ये एक्सपेरिमेंट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS के ऊपर कंडक्ट किया गया था, और इसका गोल था ये समझना कि क्या प्लांट लाइफ स्पेस के रेडिएशन, वेकम, UV रेज, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स और माइक्रोग्रेविटी को टॉलरेट कर सकता है या नहीं। और रिजल्ट काफ़ी सरप्राइजिंग था। मॉस का जो स्पोर्स है इसने सब कंडीशंस को फेस किया और जिंदा भी रहा। इसका मतलब यह है कि प्लांट लाइफ फ्यूचर में मार्स या मून जैसे प्लैनेट्स पर एडाप्ट हो सकती है, यानी हम स्पेस कॉलोनीज में प्लांट्स ग्रो करने के लिए जो रियल पॉसिबिलिटीज़ है उसके थोड़ा करीब जा रहे हैं। लेकिन मॉसी को क्यों चूज़ किया गया ये भी जानना चाहिए। रिसर्चर्स ने यूज़ किया फिजिकोमेट्रियम पैटर्न्स, एक वेल स्टडीड मॉडल मॉस है ये। मॉसेस और ब्रायोफाइट्स सबसे पहले लैंड पर आने वाले प्लांट्स में शामिल होते हैं। इनमें वैस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते, इसलिए ये सिंपल स्ट्रेस रिस्पॉन्स स्टडीज़ के लिए बेस्ट होते हैं, और इनका लाइफ साइकिल और स्ट्रेस हैंडलिंग जो मैकेनिज्म है लैब में पहले से ही अच्छी तरह समझा गया है, जो कॉम्प्लेक्स या हायर प्लांट्स के केस में मुश्किल होती है। अब एक्सपेरिमेंट की बात करें तो ISS पर 3 टाइप के मॉस टिश्यू टेस्ट किया गया था। यंग फिलामेंट्स जिन्हें प्रोटोनेमेटा कहते हैं हम लोग, दूसरा हो गया स्ट्रेस इंड्यूस ब्रूड सेल्स, और तीसरा था ये स्पोर्स। इन्हें एक्सपोज किया गया हाई वेकम, इंटेंस UV रेडिएशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर स्विंग्स -80 डिग्री से 55 डिग्री तक, फिर माइक्रोग्रेविटी, ये सारे सिचुएशंस में इसको एक्सपोज किया गया, और देखा गया कि जो रिजल्ट्स मिला हम लोगों को कि स्पोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रेस रेजिस्टेंट निकले इनमें से। और जब स्पोर्स स्पोरेंगियम कैप्सूल के अंदर थे तो वो और भी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहे। ये कैप्सूल एक नेचुरल सेल जैसा काम करता है, बिल्कुल जैसे हायर प्लांट्स के सीड्स के ऊपर कोट होता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, UV और वेकम के एक्सट्रीम एक्सपोजर के बाद भी 86% स्पोर्स जर्मिनेट कर गए, और एस्टिमेट ये है कि मॉस के स्पोर्स शायद
15 ईयर्स तक स्पेस में सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन इस पर और रिसर्च अभी बाकी है। अब इस एक्सपेरिमेंट के साइंटिफिक इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले ये दिखाता है कि ब्रायोफाइट्स जैसे प्रिमिटिव प्लांट्स स्पेस बेस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स में यूज़ हो सकता है। ये ऑक्सीजन जनरेट करने, पानी रिसाइकल करने और फूड प्रोडक्शन के लिए भी काम आ सकता है, स्पेशली क्लोज लूप स्पेस हैबिटेट्स में। दूसरा है कि ये स्टडी ये भी बताता है कि प्रिमिटिव प्लांट्स ने पुराने अर्थ के हर्श कंडीशंस कैसे फेस किया होगा, और इससे हम अर्ली प्लांट इवोल्यूशन को भी समझ सकते हैं। तीसरा, एस्ट्रोबायोलॉजी के लिए ये काफ़ी यूज़फुल है। इस डिस्कवरी से फ्यूचर स्पेस मिशंस जैसे एक्सोमार्स, आर्टेमिस और लूनर बेस्ड प्लान्स के लिए बायो इंडिकेटर्स डिज़ाइन किए जा सकते हैं। तो चलिए आज का लास्ट सेक्शन में चलते हैं, न्यूज़ इन शॉर्ट। तो जब आप फ्लाइट में वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो एक्चुअल में क्या हो रहा होता है, इसको थोड़ा जानते हैं। एयरप्लेन बेसिकली एक फ्लाइंग वाईफाई राउटर की तरह होता है। आप अपने फ़ोन या लैपटॉप से केबिन के जो वाईफाई एक्सेस पॉइंट है उससे आप कनेक्ट करते हो, लेकिन एक्चुअल डेटा कहाँ से आता है? वो या तो ग्राउंड टावर से या सैटेलाइट के थ्रू एयरप्लेन तक पहुँचता है। ये डिपेंड करता है कि फ़्लाइट का लोकेशन क्या है। अब दो मेन सिस्टम्स होते हैं। पहला एयर टू ग्राउंड सिस्टम यानी ATG। इसमें एक छोटी एंटेना प्लेन के नीचे होती है जो सेलुलर टाइप ग्राउंड टावर से सिग्नल रिसीव करता है। ये ज़मीन के ऊपर और कोस्टल एरियाज़ के पास काफ़ी एफिशिएंटली काम करता है। इसका लेटेंसी लो होती है, यानी रिस्पॉन्स फास्ट मिलता है। लेकिन अगर प्लेन समुद्र के बीच में हो या रिमोट एरियाज़ में हो तो ये सिस्टम फेल हो जाता है। दूसरा फॉर्म जो है ये सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी। ये यूज़ होता है ओशंस, डेजर्ट्स और रिमोट रीजन्स में। प्लेन के ऊपर एक डिश एंटेना होती है या फिर फेस्ड अरे एंटेना जो सैटेलाइट से डायरेक्टली कनेक्ट होती है। सिग्नल का पाथ होता है प्लेन से सैटेलाइट, सैटेलाइट से ग्राउंड स्टेशन, फिर ग्राउंड स्टेशन से इंटरनेट। इस तरह से ये चलता है। और सैटेलाइट के भी दो टाइप होते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट्स, हाई एल्टीट्यूड लेकिन हाई लेटेंसी। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स जैसे स्टारलिंक या OneWeb यूज़ करते हैं ना, वो फास्ट स्पीड और लो लेटेंसी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की। बैंडविड्थ लिमिटेड होती है इसमें और सब पैसेंजर्स मिलके उसी को शेयर करते हैं। फिर जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट्स होते हैं उसके केस में लेटेंसी हाई होती है, यानी बफरिंग या डिले हो सकता है इसमें। और जब फ्लाइट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर स्विच करती है तो रियल टाइम कोऑर्डिनेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। और फाइनली हार्डवेयर इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस भी काफ़ी कॉस्टली है और एनर्जी कंज्यूमिंग भी है प्रोसेस। सेफ्टी एंगल से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एयरक्राफ्ट का वाईफाई सिस्टम नेविगेशन सिस्टम से कम्प्लीटली अलग रखा जाता है फॉर सेफ्टी। इसलिए आपको एयरप्लेन मोड में फ़ोन रखना पड़ता है ताकि एयरक्राफ्ट रेडियोज़ में कोई इंटरफेरेंस ना हो। और एक चीज़, टेलीकॉम रूल्स अलाउ नहीं करते हैं कि हाई अल्टीट्यूड से ग्राउंड मोबाइल टावर्स एक्सेस किया जाए, वरना ओवरलोड हो जाता है नेटवर्क। एयरक्राफ्ट के कम्युनिकेशन सिस्टम्स स्पेशली शील्डेड और रेगुलेटेड फ्रीक्वेंसीज यूज़ करते हैं जिससे सेफ्टी मेंटेन रहे। तो एस्पिरेंट्स आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। दिस इज फोकस UPSC साइनिंग ऑफ। जय हिंद।